एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। मैं अनअकैडमी पर आपका प्लस एजुकेटर संदीप राजपूत। तो हमने अभी पहले सेशन में बात की थी फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया था ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन। ये हमारा सेकंड सेशन है उसी का। ओके। मैंने उसमें डिस्कस किया था आपसे कि हमारे लिए जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, आइदर वो पीसीएस, आरओ, अपकमिंग बीईओ, कोई भी इन तीनों एग्ज़ाम्स का आप दे रहे हैं और वो ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपी ट्रिपल एससी का भी दे रहे हैं, तो उनके लिए साइंस एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि साइंस आप अगर इनमें से कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अप्रॉक्स आपके 25 क्वेश्चंस पीसीएस में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमारे जो सेशंस रहेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे उसका कुछ इस तरीके से मैंने प्लान किया है कि मैं आपको एमसीक्यूज लाऊंगा और एमसीक्यूज के थ्रू उनसे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना आ सकता है या आपसे एक्सपेक्टेड क्या वो पूछ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने जिन लोगों ने से अभी मेरा पहला सेशन नहीं देखा है वो पहला सेशन देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था जो वेव्स के रिगार्डिंग, हमने काफ़ी सारी बात की थी। लाइट वेव्स के रिगार्डिंग, लाइट्स के रिगार्डिंग किस तरीके से काम होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले क्वेश्चंस में देखी थी। अभी मैं उसके आगे आपको ले चलूँगा। ओके। तो मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि आपका एक मेजर पोर्शन लगभग 25 क्वेश्चंस का अप्रॉक्स यहाँ पर आता है पीसीएस में इस कैटेगरी से। और भी अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो ये दायरा 15 से 20 क्वेश्चन का रहता ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है। ओके। तो ये हर एक उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है सेशन को और देखें किस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आप जब पढ़ते हैं तो और क्या एडप्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी में ताकि वो एक कंप्लीट हो और कुछ आप गेन कर पाएँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अदर एस्पिरेंट्स के कंपेयर में। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप मेरे बारे में थोड़ा सा परिचित हो जाएं, फिर कुछ मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो ये मेरा एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस का डिटेल है। मैं बीटेक एंड एमबीए हूँ और 10 इयर्स का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एमएनसीज में, जिसमें वीआईएल में मैंने एक लंबा अरसा गुजारा है एज ए एरिया मैनेजर। Then, along with this 10 year, I have also provide assistance to civil aspirants in various coaching institute offline as a part time। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने दिया है लोगों को और उनमें से कुछ टीचिंग दी है और कुछ लोग उनमें से सिलेक्टेड भी हैं अभी। और मेरा खुद का सिविल का जो अभी तक का अनुभव रहा है उसमें मैंने यूपीएससी मेंस 2012 एंड 14 में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तब मैंने दिया था। इसके बाद यूपीपीएससी मेंस मैंने मल्टीपल टाइम दिए हैं। इसमें 2013, 14, 15, 16 और 17 कंटिन्यूसली 3 टाइम्स इंटरव्यू फेस किया है इसमें। और आर मेंस 2014 और 17 में मैं लिखा हूँ और यूपी ट्रिपल एससी 2013 और 15 में मैंने इंटरव्यू दिया है जब ये आयोग के थ्रू होता था। ओके, लोक सेवा आयोग के थ्रू। ये कुछ मेरे बारे में थी इन्फॉर्मेशन। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग द सेशन हमें ये ज़रूर जानना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कोर्स या किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपका कोई भी अभी अपकमिंग जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है वो आपका बीईओ का है सबसे पहले 16 अगस्त को, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ में साइंस आएगी वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका बीईओ, आरओ, उसके बाद प्लान्ड है, फिर उसके बाद में यूपीपीएससी का प्री प्लान्ड है,
तो ये इन तीनों एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी इम्पोर्टेंट ये कोर्स उतना ही हो जाता है। उसका एक रीज़न ये है कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो एटलीस्ट बेसिक है साइंस क्वेश्चंस का वो आपको पता हो। बेसिक साइंस पता है तो आप गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन आपके सही ही होंगे। तो इसी तरीके से इसको हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, थोड़ा सा मैंने मॉडरेट रखा है। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये मॉडरेट लेवल में ऐसा होगा ना कि आप सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा, चाहे आर ओ के, चाहे बीईओ, चाहे पीसीएस, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपको, अगर अभी तक आप प्लस पर नहीं हैं अनअकैडमी के, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, तो आपको ज्वाइन क्यों करना है ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो पहले तो मैं बता दूं, अनअकैडमी में दो तरीके के कोर्स चलते हैं आपका, एक स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस। प्लस क्लास जो है वो आप पेड करके कुछ एक मिनिमम फी जब आप पे करेंगे तो आप ले पाएंगे, ये पेड क्लासेस है। और स्पेशल क्लास एक तरीके का डेमो है, फ्री हैं ये हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, कि अगर वो प्लस लेना चाहता है तो एक बार वो देखेगा कि किस तरीके की क्लासेस होती हैं, क्या एजुकेटर वाकई इतने अच्छे हैं, सारी चीज़ें। ये फ्री क्लासेस हैं आपकी, आप आके देख सकते हैं अनअकैडमी का ऐप या वेबसाइट यूज करके। जस्ट लाइक अ डेमो क्लासेस, 1 आवर की क्लास होती है, ये डेमो होती है, और डिटेल में स्टडी के लिए आपका प्लस है, आपकी सारी शंका समाधान से लेके सारी चीज़ों का। और प्लस क्यों बेहतर है, सबसे अलग क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। उसके बाद में फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर मैं आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बेसिक से बात करता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप जॉब के लिए कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या तो आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन कुछ सर्च करके यूट्यूब वेबसाइट से पढ़ते हैं। ओके, अब ये इसी तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इन्हीं में मैं आपको मेजर पॉइंट बताऊंगा कि क्यों प्लस बेहतर है, और या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्यों बेहतर है एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपेयर में। तो देखो, आपका ऑफलाइन में दो चीज़ों पर बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, फैकल्टी। तो फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें ऑफलाइन में, ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम 4 से 5 एजुकेटर रहते हैं, आपको पता है, बेहतर है आप जानते होंगे। और अगर हम बात करें प्लस अनअकैडमी की, तो इसमें किसी भी कैटेगरी को ले लें, जैसे यूपी पीसीएस जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर लगभग 40+ एजुकेटर हैं, 40 से अधिक एजुकेटर यहाँ पर आपको मिलेंगे। मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब आप ऑफलाइन लेते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पे करके, तो कई बार होता है कि पे करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें उन टीचर की टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद, उनका कंटेंट नहीं पसंद, तो आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं है, आप किसी दूसरे एजुकेटर के कोर्स को स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका पसंद नहीं आ रहा, तीसरे को देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो, जियो, हिस्ट्री, मतलब साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, एट अ टाइम एटलीस्ट नहीं तो है हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 टीचर अवेलेबल रहते ही हैं, उनके कोर्स अवेलेबल रहते ही हैं एट अ टाइम। तो आप एक का पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे को स्विच करके देखो, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। और दूसरा जो मेजर पॉइंट होता है आपका, कि फीस। फी स्ट्रक्चर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप देखेंगे तो मिनिमम पीसीएस की तैयारी के लिए आपको पे करना होता है 40 से 60 हज़ार रुपये। कोई बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अगर जाएंगे तो ये आपका पैसा 90 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक का मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी पे की जाती है। बट जब आप प्लस को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका 12 मंथ का
बहुत ही मिनिमम और मैक्सिमम टीचर्स द्वारा कवर कराया जाएगा मात्र 7,000 रुपये में। लेकिन आपको 7,000 भी नहीं पे करने होते हैं अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड। किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करेंगे तो वो आपका 10% और लेस हो जाएगा। मीन्स 12 मंथ की आपकी फीस सिर्फ 6,300 यानी कि 10 गुना कम, 10 times low. And facility what we provide you, faculty we provide you 10 times more, not 4 or to 5 educator. It increase 40 to 50 educators in an academy. तो फीस उतना ही 10 गुना कम और एजुकेटर 10 गुना बेहतर। कंटेंट्स की बात करूं मैं, अगर मैं बात करता हूं कंटेंट्स की, तो आप ज्वाइन करने के बाद प्रीवियसली जितना पढ़ा चुका है कोई भी एजुकेटर, वो सारा एक्सेस कर पाते हैं। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारा आप एक्सेस कर पाएंगे प्रीवियसली जो भी पढ़ाया गया है। और अगर हम बात करें आगे का, तो कोई भी आप लाइव सेशन में जाके जितना फुल्ली एक्सेस कर पाएंगे हर एक एजुकेटर को, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि आप 10% ऑफ के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं संदीप राजपूत या किसी और एजुकेटर का। आप किसी का भी करें जिसका आपको करना है, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आप हर एक एजुकेटर को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये बेहतर है। और ये सिर्फ प्री के लिए कोर्स नहीं है, आई मीन प्लस सिर्फ प्री के लिए नहीं है। आपका प्री में सेलेक्ट होने के बाद जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसकी मेंस के लिए तैयारी कराई जाएगी। देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी एक पैनल द्वारा, जो सीनियर अध्यापकों एजुकेटर द्वारा बनाया गया होगा। वो आपके मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी कराएगा, यानी कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी, इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू की, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो हम सारा कुछ कराएंगे आपका, प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू टिल द सिलेक्शन। ओनली 12 month on 6,300। ओके, तो आपको जितने जल्दी हो सके प्लस को ज्वाइन करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, और कोरोना काल में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ पहले से बता दिए थे, किया था हमने अभी। अब इसके बाद की हम बात करेंगे। यहाँ तक मैं आपको समझा चुका था कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस को तैयार करते हैं और अपनी तैयारी को और एक डेप्थ देते हैं। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये हमने आपका TIR जिन्होंने नहीं पढ़ा था, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, और किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके बारे में हमने डिटेल आपको बताया था। कि पहले बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसके लिए क्या कंडीशन थी, ये लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था। पहला, आपका जो लाइट आनी चाहिए वो सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और सेकंड मैंने बताया था क्रांतिक कोण आपका जो होता है, क्रांतिक कोण जो रहता है क्रिटिकल एंगल, उससे अधिक आपतन कोण होना चाहिए आपका। इंसिडेंट एंगल उससे अधिक होगा तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटित हो पाएगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लेके चलता हूँ और हम आज के सेशन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
In cold countries, alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid because ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में अल्कोहल को पारा से अधिक वरीयता दी जाती है। क्यों? ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड से मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? वो लिक्विड जो थर्मामीटर में भरा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो आप देखते होंगे कि जो आप थर्मामीटर देखते हैं उसमें क्या रहता है, आपका पारा रहता है। क्यों रहता है? इसके भी कई कारण थे। चमकदार होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है सारा। लेकिन जब हम ठंडे देशों की बात करते हैं तो वहाँ पारा की जगह प्रेफरेंस दे दी जाती है अल्कोहल की। क्या रीजन रहता है बिहाइंड दैट, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम है, अल्कोहल ऊष्मा का एक अच्छा संचालक है, अल्कोहल पारे से सस्ता है, या अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे की तुलना में अधिक है। ये आपके ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम है। हिमांक बिंदु क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, देश ठंडा है, ठंडा देश है तो जल्दी जम जाएंगी चीज़ें, है ना। तो उसका प्रसार प्रॉपर नहीं होगा, टेम्परेचर उतने सेंसिटिविटी नहीं शो करेगा। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से, मतलब काफ़ी नीचे रहता है कंपेयर टू मरकरी। हम इसको प्रेफर करते हैं कि वहाँ का तापमान, ठंडे देशों का तापमान नॉर्मली ही माइनस में रहता है या जीरो के आसपास रहता है। तो इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा कोई हम लिक्विड यूज करें जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो, तो वो वहाँ पर काम करेगा। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं अल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक तरल में सतह तनाव शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसको हम अलग अगर दोनों डिनोट करें तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि अणुओं के बीच में आसंजक बल, ससंजक बल, सशंक बल लिखा है, इसको आप थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ससंजक बल और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल। तो देखो, इसके लिए आंसर तो आपका करेक्ट है बी, यानी कि ससंजक बल के वजह से पृष्ठ तनाव होता है। अब ये सरफेस टेंशन की प्रोसेस क्या होता है या होता क्या है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव? तो किसी भी पदार्थ के द्वारा मिनिमम एरिया घेरने की प्रक्रिया आपका पृष्ठ तनाव कहलाती है। और इसका रीजन होता है, दो आपके नाम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत को हम छोड़ देते हैं तब भी आपके दो नाम मिलते हैं, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। असंजक और ससंजक बल। असंजक बल होता है भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगने वाला। यानी कि जैसे हम बात करें कि कोई एक बर्तन है, ठीक है, इसमें लिक्विड कोई भरा हुआ है, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स जो होगा वो होगा आपका बर्तन और तरल के मध्य का आकर्षण बल, मध्य बर्तन और तरल के, यहाँ आप एक चीज मेंशन कर दें हम, बर्तन और तरल के अणुओं के मध्य का, ठीक है, के मध्य का आकर्षण बल। और कोहेसिव बल की अगर हम बात करें तो कोहेसिव बल दोनों के होंगे, लेकिन तरल के अणुओं के मध्य का जो बल होगा, आकर्षण, वो आपका कोहेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। और यही रीजन होता है जो आपका कोहेसिव फोर्स है, इसी की वजह से आपका सरफेस टेंशन की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। और सरफेस टेंशन मैंने क्या बताया आपको? सरफेस टेंशन होता है आपका किसी भी पदार्थ का मिनिमम क्षेत्रफल घेरने की प्रक्रिया।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, सिटी स्कैन, एक्सरे, फोटो, अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड एंडोस्कोपी। तो इसका अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर तो है आपका एंडोस्कोपी। अब ये होती क्या है, पहले उस पर जाने से पहले आपको पता होगा कि ऑप्टिक फाइबर क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। ये होता क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है। जब ये आप जान जाएंगे तो फिर आपको पता बताएंगे कि एंडोस्कोपी क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली होता है आपकी सिलिका की बनी हुई बहुत ही पतली, सिलिका की बनी बहुत ही ज़्यादा पतली आपकी एक तंतु टाइप का होता है, बहुत ही पतला तंतु सिलिका से बना हुआ। एक बाल जो आप देखते हैं मनुष्य का, उससे भी बहुत पतला एक तंतु होता है। और ये बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है, सिग्नल कैरियर के तौर पर ये डिजाइन किया होता है कि इसमें यूज होता है बेसिकली आपका कम्युनिकेशन के लिए। इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की जाती है कि कोई भी लाइट जब इसके अंदर भेजी जाती है तो वो इससे बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि इसी से टकरा टकरा के आपका पहुंच जाती है ए टू बी पॉइंट। मानो हमें एक सिग्नल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजनी है, तो सिग्नल में क्या रहता है आपका, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मली ये एक नई टेक्निक है, आपकी नई टेक्नोलॉजी है। नॉर्मली क्या होता था, ये चीज़ें हम टेलीफोनिक में क्या किस तरीके से प्रयोग करते थे, मेनली इसका प्रयोग टेलीफोनी में होता है। तो उसमें क्या होता था कि सिग्नल को जब हम नॉर्मली कॉपर केबल से भेजते थे, पहले कॉपर केबल यूज होती थी, ठीक है। तो जब उसके थ्रू हम लोग भेजते थे तो क्या होता था, बहुत अधिक लॉस होते थे, लॉसेस आर टू हाई। तो क्या होता था कि आपको कोई लंबी डिस्टेंस के लिए भेजना है सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन को, तो वो सिग्नल इतना ज़्यादा लॉस हो जाता था कि डिस्टॉर्टेड, या तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं थी, अगर पहुंचती थी तो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। मान लो आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। एक तरीके से बहुत ही सिंपल वे में समझें, कोई आप डाटा भेज रहे हैं, वो डाटा आपको प्रॉपर रिसीव नहीं हो रहा है, या स्पीड बहुत ही कम है, या लॉसी डाटा रिसीव हो रहा है। फिर आपकी टेक्निक आई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, OFC। ये आया, इसने इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल में, यानी लाइट फॉर्म में। ठीक है, लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसी सिग्नल को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजते हैं। बी पॉइंट पर इसको एज अ लाइट फॉर्म ही रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइस के थ्रू ऑप्टिक सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ऑप्टिक से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिकोड करते हैं और आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ इनकोडिंग का प्रोसेस रहता है इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, उसकी डिकोड इनकोडिंग, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर डिवाइस के थ्रू आपका ऑप्टिकल सिग्नल, फिर ट्रांसमिशन ए टू बी विदाउट लॉस या बहुत कम लॉस, फिर अगेन रिसीव इन अ लाइट फॉर्म, देन via device convert in a optical signal, sorry, receive in a optical signal and via device convert it to electrical signal,
and then decode and you get the information what you require. ठीक है, तो ये मेनली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का, ऑप्टिक फाइबर का एक यूज मेरे कहने का था कि किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मैंने एक आपका ओएफसी का बताया ही। सिमिलरली एंडोस्कोपी में जब यूज होता है तो यही सिल्का तंतु से बना हुआ एक फ्लेक्सिबल, इस तरीके का फ्लेक्सिबल लेंस एंड में लगा रहता है और फ्लेक्सिबल सिल्का तंतु का बना हुआ आपका एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है एंडोस्कोपी में। फिर अंदर की चीजें, मानव शरीर के अंदर की चीजों के चित्र लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई आपका डायग्नोसिस चल रही है जिसमें कोई बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू, तो आंतरिक चित्र लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जिस से ये डिवाइस बनी रहती है उसमें आपका ऑप्टिक फाइबर का यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा समझाने का रीज़न ये था कि जब आप एक कोई क्वेश्चन करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन ना करें, उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है और उसके बारे में जानकारी ले लें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और या कह लें कि जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में काम आनी है से रिलेटेड चीज़ों के डिटेल के अध्ययन के लिए आपको प्लस सब्सक्राइब करना होगा। आप ज्वाइन करें प्लस, और उसके लिए जो मैंने बोला आपका 10% ऑफ होगा, उसके लिए ये रेफरल कोड है आपका, इसको आप यूज कर लें। या कोई भी क्वेरी है तो मैंने नंबर भी आपको शो कर रखा है, आप की किसी भी क्वेरी के समाधान इस नंबर से हो जाएगा, आप कॉल करें। और ये आपका टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पर आप जुड़ के मटेरियल से लेके सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज ऑफ मॉइस्ट एयर हैज, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि क्यों होता है? रीजन है शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व, शुष्क हवा की तुलना में कम दाब, मोर प्रेशर देन अ ड्राई एयर, मोर डेंसिटी देन अ ड्राई एयर। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है, it has less density than dry air, moist air has less density than dry air। रीजन behind that आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी, ध्वनि की चाल घनत्व पर निर्भर करती है, और ये होता है इस तरीके से, v is inversely proportional of root of density। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर घनत्व कम होगा, d यानी कि डेंसिटी, घनत्व, अगर आपका घनत्व कम होगा, ये जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी अधिक होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शून्य में, वैक्यूम में, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, शून्य में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, हीट रेडिएशन, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, या इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। इसका अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है आपका प्रकाश की गति के बराबर। ठीक है, अभी आप इसमें देखो, नॉर्मली पूछा गया हीट रेडिएशन किसके इक्वल है आपके, तो ये लाइट के इक्वल होती है। अब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और बाकी आपका कम ज़्यादा का लिखा है तो उसको स्किप कर दें। दो और डिटेल आपकी, ध्वनि की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डी को आप चूज ही नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दैट कि निर्वात में ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक, ध्वनि तरंगों के लिए
आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ध्वनि तरंगों के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, तो माध्यम की आवश्यकता रहेगी तो निर्वात में कोई आपको माध्यम नहीं मिलेगा तो आपकी चाल नहीं होगी। तो डी ऑप्शन तो आपका गड़बड़ है ही। इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश की गति के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या दूरी की एक इकाई नहीं है? लाइट ईयर, लॉन्ग सेक, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है क्योंकि देखो कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर तो आपका इसका लॉन्ग सेक है। लॉन्ग सेक का दूरी की इकाई नहीं है। रेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इकाई है, पारसेक इकाई है। और लाइट ईयर को लेके इनका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक तरीके से ईयर जो लिखा है ना, ईयर से लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो समय की इकाई होगी, लेकिन ये समय की इकाई बेसिकली है नहीं। ये लाइट ईयर होता है सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा द डिस्टेंट दूरी की इकाई है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये दूरी के ही मात्रक है। और ये खगोलीय इकाई भी ये इन तीनों की बात करें हम, पारसेक, खगोलीय इकाई और लाइट ईयर, अगर हम तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों ही दूरी की, लंबी दूरी की मापन में प्रयोग की जाती है। अब इनका वैल्यू क्या होता है अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46, ये आंकड़े भी आपसे डायरेक्ट पूछे हैं, इंटू 10⁻15 मीटर। फिर मैं अगर बात करूं एक पारा पारसेक, यानी इसको बोलते हैं 1 पैरालिटिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सीधे सीधे आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। और लास्ट वन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं इसकी बात करूं, खगोलीय इकाई, खगोलीय पिंडों के बीच में नापी जाने वाली दूरी का इसका नाम आता है। ये इसकी वैल्यू जो होती है, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको लाइट ईयर की ही मेंशन कर दिया। इसकी जो दूरी होगी आपकी वो होगी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़े आपसे सेपरेटली भी पूछा जाता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेशन, आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि 10% ऑफ पाने के लिए आप इस कोड का यूज करें और 10% डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी है उसके लिए इस नंबर का यूज करें और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें फॉर टेलीग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से एक क्वेश्चन से हम और क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल था। अभी नेक्स्ट सेशन पर चलने से पहले अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके देन, हैव अ गुड डे।